हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड आज हम देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। इसके अलावा हमारी एक और प्लेलिस्ट हो चुकी है जनरल अवेयरनेस की, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। हम्म तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस कमिटी की रिकमेंडेशन से आरबीआई जो है उसका एक्ट पास हुआ था। तो हिल्टन यंग कमेटी, इसका एक और नाम है रॉयल कमीशन। ठीक है, तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी 1926 के अंदर। ठीक है, ओके। तो आरबीआई एक्ट पास्ड, आरबीआई का एक्ट कब पास हुआ था? 1934 में, एंड उसके एक साल बाद अपना आरबीआई एस्टैब्लिश हो गया था 1 अप्रैल 1935 के अंदर। ठीक है, इनिशियल कैपिटल जो था आरबीआई का वो था 5 करोड़। बॉडी जो थी मतलब काइंड ऑफ प्राइवेट शेयर होल्डर्स था, राइट। बाद में इसको इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कर दिया गया। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर इसका इनिशियली तो 1935 में तो इसका हेडक्वार्टर था कैलकाटा, है ना, कोलकाता, है ना। एंड उसके बाद 1937 के अंदर बॉम्बे हो गया था। तो अभी हाल फिलहाल में बॉम्बे ही है ना। उसके अलावा फर्स्ट करेंसी जो थी आरबीआई ने जो की थी वो 1938 के अंदर छापी थी, दैट इज 5 रुपी कॉइन। एंड उस पे इमेज थी किंग जॉर्ज 5 की। ठीक है, 1938 के अंदर। लोगो जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो सबको पता है, रॉयल बंगाल टाइगर एंड पाम ट्री। ये आरबीआई का लोगो है। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। आरबीआई की फर्स्ट गवर्नर, सेकंड एंड थर्ड तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम अपने को याद रखने हैं ना। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कब से कब तक इनका टेन्योर रहा? 1935 टू 1937 तक इनका टेन्योर रहा। उसके बाद आरबीआई सेकंड गवर्नर सर जेम्स टेलर, इनका टेन्योर रहा 1937 से टू 1943। ओके, एंड थर्ड गवर्नर जो कि अपने आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर भी थे, उनका नाम है सीडी देशमुख, एंड इनका टेन्योर रहा 1943 टू 1949। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो आइडियल टेन्योर होता है इनका वो 3 इयर्स का होता है। एंड 3 इयर्स के बाद अगर इनको एक्सटेंशन मिल जाता है, मतलब 3 इयर्स से ज्यादा अगर करना है तो 3+3 ऐसे, मतलब 3 इयर्स के बाद एक्सटेंशन 3 इयर्स का और मिल सकता है, फिर +3 इयर्स का और मिल सकता है, मतलब ऐसे मतलब चलता रहता है। ठीक है, बाद में फिर चेंज हो जाता है जितने भी, बट एक्सटेंशन भी 3 इयर्स का, मतलब कुल मिला के जो आइडियल टेन्योर होती है वो 3 इयर्स की होती है। ओके, एंड उसके बाद अपन देखते हैं द आरबीआई ऑल्सो एक्टेड एज बर्मा's नाउ म्यांमार सेंट्रल बैंक अंटिल अप्रैल 1947। अप्रैल 1947 तक आरबीआई ने म्यांमार के भी एज अ सेंट्रल बैंक एक्ट किया था। एंड आरबीआई सर्व्ड एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो until जून 1948। ठीक है, 1947 एंड 48। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था। जनवरी 1949 के अंदर नेशनलाइज हुआ था ये। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो था वो भी अपना 1949 में ही आया था। ओके, अब अपन देख लेते हैं कि अभी जो है मतलब आरबीआई के अंदर कौन कौन से पोस्ट वगैरह रहती हैं जो मेजर रहती हैं। उसमें एक गवर्नर रहते हैं, एक डेप्यूटी, 4 डेप्यूटी गवर्नर रहते हैं, 2 मेंबर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, अभी बताती हूँ मैं ये सारा, एंड 10 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4 डायरेक्टर्स ऑफ लोकल बोर्ड्स। ओके, सो गवर्नर एक रहते हैं, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स जो अभी हाल फिलहाल में जिनके नाम क्या है, श्री एम राजेश्वर राव, श्री स्वामीनाथन जानकी राम, एंड पूनम गुप्ता, एंड टी रविशंकर। ओके, सो ये 4 अपने डेप्यूटी गवर्नर हो गए। फिर 2 मेंबर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री में कौन कौन? इकोनॉमिक अफेयर्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, सो इकोनॉमिक
अफेयर्स के अंदर हैं अपने अनुराधा ठाकुर। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कौन है? नागराजू मधिराला। ओके, देन अपने हैं 10 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 4 डायरेक्टर्स ऑफ लोकल बोर्ड्स। कौन कौन से? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इजी याद रखना है ना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई कौन कौन सी हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होने वाला है बट टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। सब्सिडरीज के नाम क्या है? आपको फुल फॉर्म बस खुद के कॉन्टेक्स्ट याद रखने के लिए रखनी है, बाकी आपको शॉर्ट फॉर्म से ही आपको याद रखना है ना। फुल फॉर्म जैसे इसलिए जिससे हमने को याद रह जाए कि हाँ ठीक है, DICGC जो था वो अपना इंश्योरेंस एंड क्रेडिट का, इसलिए फुल फॉर्म अपने खुद के लिए है ना। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या नेम है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज DICGC। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, BRB NMPL। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, REBIT। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, IFTAS, इफ्टास बोल सकते हैं ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, ओके, सो RBIIH, है ना। तो अब हम एक एक के बारे में ढंग से डिटेल में देखते हैं ना। सबसे पहले अपन देखते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, DICGC के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो ये किस चीजों में डील करती है, मतलब इंश्योरेंस रिलेटेड इसका वर्क है, डिपॉजिट रिलेटेड, ठीक है। तो इंश्योरेंस जो है वो RBI ऑल इंश्योरेंस कंपनीज वर्क अंडर IRDAI। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो DICGC जो है ना वो RBI के अंडर है इंश्योरेंस के लिए, है ना। इंश्योरेंस कंपनी कह सकते हैं, है ना। बाकी बाकी सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो किसके अंदर आती हैं? IRDAI के अंदर आती हैं। अपने को पता है ये बाकी सारी सब IRDAI के अंदर काम करती है, बट DICGC जो डायरेक्टली RBI के अंडर काम करती है। ओके, सो IRDAI का फुल फॉर्म अपने को पता होना चाहिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया, ठीक है। अब कस्टमर डिपॉजिट अमाउंट 5 lakhs, ओके। अब अपन आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरेंट डिपॉजिट फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। मतलब ये सब अपन इसके अंदर हो सकता है। एंड ऑल बैंक्स लाइक PSB मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स। वैसे आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, बट मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए इसलिए, है ना। ये सारे बैंक्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अमाउंट 5 लाख मैक्सिमम, जैसे मैंने ऊपर दिख रखा है, एंड ओनली व्हेन बैंक गेट्स बैंकरप्ट, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये वर्क कैसे करता है एंड क्या इसका रोल क्या है, ठीक है। अभी तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि ये इसका रोल क्या होता है। तो अब ये जो DICGC जो है ये तब वर्क करते हैं जब ये सारे जो बैंक्स मैंने आपको बताए ये जब बैंकरप्ट हो जाते हैं तब ये वर्क करते हैं। मतलब सपोज जैसे सपोज मैं एक कस्टमर है, उस कस्टमर का उस बैंक में, मतलब ऑलमोस्ट सारे बैंक इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो कोई किसी भी बैंक में उसका वो एक अकाउंट है, एंड वो जिस बैंक में अकाउंट है वो बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गया, तब मैक्सिमम अमाउंट 5 lakhs जो है वो DICGC प्रोवाइड करता है। अब आपको आगे क्या क्या वर्क है इसमें, तो बट ओनली व्हेन बैंक गेट्स बैंकरप्ट, इसी कंडीशन पे आपको ये प्रोवाइड करेगा पैसे, अदरवाइज नहीं करेगा। उसके अलावा कुछ भी कोई भी रीजन होता है, सपोज बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान पहुंच जाता है या इस टाइप का कुछ होता है, तो उस केस में ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक्ट जो है इसका पास हुआ था 1961 में। देन एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1 साल बाद का नहीं है इसमें, ये याद रखना।
1978 का है, ठीक है। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, हेडेड बाय डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई स्वामीनाथन जानकीरमन। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड इंश्योरेंस ऑन कस्टमर्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। कस्टमर्स का जो ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरेंट डिपॉजिट जो भी है, उसके अंदर इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। मतलब अगर उस बैंक को कुछ हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो उस केस के अंदर मैक्स टू मैक्स आपको 5 लाख प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो ये करता है, तो वो इसका ऑब्जेक्टिव है। 5 लाख विद इफेक्ट फ्रॉम 4th Feb 2020 ऑनवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अपना भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, BRB NMPL, शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है ना, BRB NMPL, ओके। तो अपन देख लेते हैं एक बार का, जो ये प्रिंटिंग एंड मिंटिंग के लिए जो है नासिक, देवास, सालबोनी, मैसूर के अंदर है, ठीक है। तो इनमें से जो नासिक एंड देवास वाला जो है वो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करते हैं, किसमें? SPMCIL के अंदर, क्या? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। जबकि सालबोनी एंड मैसूर के अंदर जो है वो अंडर आरबीआई काम करते हैं डायरेक्टली, एंड वो BRBNIMPL, ये जो है अपना, मैंने गलत लगा दिया है ना, तो ये जो है इसके अंदर ये काम करते हैं, ठीक है। सालबोनी एंड मैसूर वाला एस्टेब्लिशमेंट किया है इसका 1995 के अंदर। हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। टाइप क्या है? प्राइवेट लिमिटेड, एंड चेयरमैन कौन है? टी रविशंकर। एंड उसके अलावा द कंपनी मैनेजेस 2 प्रेसेस, फर्स्ट मैसूर इन कर्नाटक एंड सेकंड सालबोनी इन वेस्ट बंगाल। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ये दोनों जो हैं ये इस कंपनी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन अपना देख लेते हैं, नेक्स्ट अपन इसके बारे में देखना है ना, ये जो है अपना SPMCIL, इसके बारे में थोड़ा सा अपन जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या है ना। जूम इन कर देती हूँ मैं। तो SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था अपना 13 जनवरी 2006 के अंदर। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन एंड MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मिस तृप्ति पात्रा घोष, ओके। द कॉर्पोरेशन वाज इनकॉर्पोरेटेड by taking over 2 security presses at Nasik and Hyderabad, 2 currency note presses at Devas and Nasik, 4 mints at Mumbai, Kolkata, Hyderabad and Noida, 1 security paper mill at होशंगाबाद, ओके। सो थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इसका गलत हो, होशंगाबाद, ओके। सो कॉइन जो है 1 रुपी कॉइन। अब इसमें ऐसा क्या होता है मैं बताती हूँ कि इसमें ऐसा होता है कि जैसे 1 रुपी कॉइन है, ठीक है, तो उस 1 रुपए के कॉइन के अंदर अगर डॉट का साइन है तो इसका मतलब वो नोएडा में बना हुआ है। अगर डायमंड, इस टाइप का डायमंड शेप है तो इसका मतलब वो मुंबई में बना हुआ है। स्टार शेप है मतलब हैदराबाद में। एंड अगर कोई भी शेप नहीं बनी हुई है तो वो कोलकाता के अंदर, ठीक है। तो ये डिनोटेशन दे रखे हैं इसमें। इसके बाद अब अपन आ जाते हैं अपने थर्ड सब्सिडरी के ऊपर। थर्ड क्या है? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ओके। यहाँ अपन आ जाते हैं। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडेड 2016, चेयरमैन सचिन चतुर्वेदी। The Reserve Bank of India has set up the Reserve Bank Information Technology Private Limited to take care of its IT requirements, including the cyber security needs of the bank and its regulated entities. Obviously, जहाँ पर भी आप डिजिटल कोई भी काम करोगे तो आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड तो स्टाफ एंड उसका सेपरेट एक सेक्टर चाहिए ही रहेगा ना। तो आप इसमें रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारा आईटी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं उनको फुलफिल करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट अपन फोर्थ अपन देख लेते हैं सब्सिडरी। फोर्थ है अपना इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, ओके।
तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज IFTAS, ठीक है। इनके चेयरमैन जो है वो है विवेक दीप, CEO संतोष जॉर्ज, हेडक्वार्टर मुंबई में है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2019 का ही है। एंड एक बार अपन देख लेते हैं करता क्या, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज IFTAS is a wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India mandated to design, deploy and support IT related services to the Reserve Bank of India and all banks and financial institutions in the country. Okay, तो इसका जो है ज्यादा रिलेटेड है फाइनेंशियल नीड्स से ज्यादा इसका रिलेटेड है, बट ऊपर वाला जो अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था वो साइबर सिक्योरिटी से ज्यादा रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ अपनी सब्सिडरी देख लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, RBIH। ओके, तो ये जो है एकदम न्यू है एंड हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, CEO राजेश बंसल, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2022 एंड इनिशियल कैपिटल 100 करोड़ की इसकी है। एंड इसके बाद अपन देख लेते हैं कि जो RBI का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये इसका नेम है। ओके, देन अपन देखते हैं द इंस्टीट्यूटेड फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी इज द इंस्टीट्यूट, ओके है ना, ये नहीं आएगा यहाँ पे। द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी development and research in banking technology is an institution exclusively focused on banking technology. Okay, established by the Reserve Bank of India in 1996 में established किया था। It is located in Hyderabad, India. Director D Janakiraman. Okay, fine. Indian Financial Network, INFINED, Indian Financial Network. Okay, so Indian Financial Network is the communication backbone for the Indian banking and financial sector. All banks, public sector, private sector, cooperative, etc., and the premier financial institutions in the country are eligible to become members of INFI Net. Okay, and the Infinet is a closed user group network for the exclusive use of members, banks and financial institutions. Okay, तो इसका मीनिंग क्या निकला अपना, जो इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क जो है ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ही बनाया गया है, जिससे कि उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके, एक कम्युनिकेशन बैकबोन की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या है। तो फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बैंकर टू गवर्नमेंट डील करते हैं, बैंकर्स बैंक मतलब जो ऑब्वियसली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो दूसरे बैंक्स को सुपरवाइज करता है, तो वो इसमें लिखा है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, इशुअर ऑफ करेंसी, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये सब अपन और भी आगे देखेंगे कि किस तरह से ये सब मैनेज होता है, सुपरवाइज होता है। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वी ऑल नो दैट इट इज responsible for supervising, managing and issuance of currency and supervising and managing of banking and financial institutions. So we are all aware of that. And अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो एंड इससे आपको कुछ भी हेल्प हुई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू in the next lecture. Thank you so much for watching. Till then, take care. Bye bye.